अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरओपी के बारे में। आरओपी बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। अभी कुछ महीने से मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए जो कि बच्चे थे, प्री मैच्योर बेबी थे और उनकी रेटिना में आंखों में दिक्कत आई। तो कुछ केसेस में अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आरओपी के बारे में आप लोगों को भी बता दूं। ठीक है, आरओपी होता क्या है कि जो बच्चे प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं, यानी कि 8 महीने से पहले या फिर 31 वीक्स आप कह सकते हैं, उससे पहले पैदा हो जाते हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी का टाइम रहता है 9 मंथ का, उससे पहले पैदा हो जाते हैं। तो उनके अंदर जो रेटिना होती है वो सही से डेवलप नहीं हो पाती, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। तो ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा विज़न की प्रॉब्लम, कभी कभी तो टोटली ब्लाइंडनेस वाले केसेस भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं आरओपी, यानी कि रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। हम जानते हैं कि रेटिना एक इम्पॉर्टेंट आँख का एक पार्ट होता है जो कि लाइट को परसीव करता है और वो जो इसकी जो मैसेजिंग है ब्रेन तक जाती है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, तब कोई भी इंसान उसको देखता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है। ठीक है, तो रेटिना अगर सही से परफॉर्म करेगी, सही से वर्कआउट करेगी, तो हम या हमारे बेबी जो भी है सही से उसको देखेगा। तो होता क्या है कि कभी कभी जो आरओपी डेवलप होता है, आरओपी जो बनता है, तो कुछ इन्फेंट्स के अंदर, कुछ बेबीज़ के अंदर ये अपने आप ही खुद ब खुद हल्के हल्के टाइम के हिसाब से चीज़ें चली जाती हैं। और कभी कभी जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, उनको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, कभी कभी तो बहुत ही अर्जेंट होता है कि भाई हाँ, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता लग गया कि ये जो है आरओपी का केस है, तो उसमें बहुत ही कभी कभी तो मतलब बहुत जल्दी आपको ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि परमानेंट विज़न लॉस होने का ख़तरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आरओपी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं उनके अंदर आरओपी कैसे डेवलप हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक 9 मंथ का पीरियड रहता है, उस 9 मंथ के पीरियड के अंदर प्रॉपरली रेटिना की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको बनना रहता है। लेकिन जब प्री मैच्योर बेबी जन्म टाइम से पहले ही पैदा हो जाता है, तो जो ब्लड वेसल्स बनना रहती हैं वो जन्म के बाद भी बनना स्टार्ट होने लगती हैं। और ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो नॉर्मली नहीं होती हैं, ये एबनॉर्मल होती हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आती है, और जिसकी वजह से विज़न प्रॉब्लम्स और आई के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरी मैं आपको बात बताना चाहूँगा, इसका कारण बताना चाहूँगा कि जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं उनको कभी कभी हाई ऑक्सीजन लेवल पे उनको रखा जाता है, और उनको मेडिसिन्स भी बहुत सारी दी जाती हैं, और उनका टेम्परेचर चेंजेस भी रहता है, टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पर भी उसको रखा जाता है। तो इस तरीके से हाई एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, या फिर उनका लो बर्थ वेट भी होता है कि लगभग 2500 ग्राम से भी कम उनका वेट होता है। तो इस तरीके से भी ये भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आरओपी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और होता क्या है दोस्तों कि अगर जो जितना ज़्यादा जल्दी पैदा होगा, जितना ज़्यादा प्रीमेच्योर होगा, जैसे अगर वो 28 वीक का कोई बच्चा पैदा हुआ है और कोई 32 वीक में बच्चा पैदा हुआ है, तो जो 28 वीक में बच्चा पैदा हुआ है उसको और ज़्यादा चांसेस है आरओपी होने के। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रीमेच्योर बेबी हैं उनके अंदर और भी अगर कोई डिजीज़ पाई जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर उनके अंदर एनीमिया है, यानी कि ब्लड की कमी है, खून की कमी है उनके अंदर, या उनके अंदर विटामिन ई की कमी है, या फिर उनको कोई भी ब्रीदिंग इशू है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो उनके अंदर आरओपी होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका डायग्नोसिस कैसे होती है, इनको कैसे हम पता लगाते हैं कि भाई हमारे बेबी को आरओपी है। तो जहाँ पर भी हॉस्पिटल्स के अंदर इस तरीके के बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि प्रीमेच्योर बेबी पैदा होते हैं, वहाँ पर एक आई डॉक्टर को बुलाया जाता है जो चेकआउट करता है कि आरओपी डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कभी कभी पैदाइश के बाद भी 4 से 6 हफ्ते तक भी कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं आती, उसके बाद आती है। तो इस तरीके के केसेस में प्रॉपर चेकआउट होता है, उनका फॉलोअप लिया जाता है और देखा जाता है कि इसमें कोई एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स तो नहीं बन रही हैं। ठीक है, ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइमली डिटेक्शन होना, उसका फिर ट्रीटमेंट करना और कंटिन्यू फॉलोअप। अगर आपके बेबी को आई डॉक्टर ने फॉलोअप के लिए बुलाया है, आप उसको ज़रूर फॉलोअप के लिए लेके जाएं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फॉलोअप की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, रेगुलर चेकअप की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, टाइमली नहीं दिया गया, तो विज़न लॉस भी हो सकता है परमानेंटली, हमेशा के लिए। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें तो जनरली आई डॉक्टर चेकआउट करते हैं, और प्लस कभी कभी खुद ब खुद ये हील हो जाता है, मतलब ब्लड वेसल जो भी होती है वो अपनी जगह अपने आप ही ठीक हो जाती है।
और कभी कभी क्या होता है कि एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं। तो जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बनती हैं जो कि पर्दे को ख़राब करती हैं या फिर विज़न को प्रभावित करती हैं, इनकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ये जो जोन ऑफ आरओपी है, इसको हम किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें जितना ज़्यादा ब्लड वेसल्स मतलब ये इनबाउंड टू आउटवर्ड की तरीके से जो है डेवलप होती हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो उनकी सीवियरिटी भी उसी तरीके से होती है। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है एलोपैथिक में कि इसमें लेज़र ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, क्रायोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है, या फिर एंटी VEGF इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। तो जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है उसमें बच्चे को स्पेशली टारगेट करके उसकी जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं, जो एजेस हैं रेटिना के, उनको बर्न किया जाता है, उनको हटाया जाता है। जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रो कर रही हैं उनको हटाया जाता है। दूसरा क्या है, क्रायोथेरेपी के अंदर भी जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हटाया जाता है और उनको जो है टारगेट करके उनको बिल्कुल साफ़ किया जाता है। और जो एंटी VEGF इंजेक्शन होते हैं वो हम एडल्ट के अंदर भी यूज़ करते हैं और वो भी एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स को बनने से रोकते हैं। तो ये हो गया एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। अच्छा, जो आरओपी के केसेस होते हैं, जिनको आरओपी होता है, ऐसे बच्चों के अंदर और भी आई डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनका रेगुलर चेकअप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरीके के केसेस में रेटिना डिटैचमेंट यानी कि पर्दा भी उखड़ सकता है और बच्चे को ग्लूकोमा भी हो सकता है, या फिर लेजी आई एबनॉर्मल मतलब जो फंक्शनिंग हो जाती है आइज़ की, कोई आइज़ अच्छा परफॉर्म करती है, कुछ कमज़ोर हो जाती है, तो लेज़ी आई की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आरओपी क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं, किस वजह से ये डेवलप होता है और उसमें एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी इसमें क्या कर सकती है। मेरे पास कुछ केसेस हैं जो बच्चे आरओपी के हैं, लेकिन उनमें कोई भी इवन लाइट का रिस्पॉन्स भी नहीं था। तो 3 या 4 महीने की ट्रीटमेंट वो लाइट को कम से कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब लाइट से वो प्रभावित हो रहे हैं, परसेप्शन, लाइट परसेप्शन उनका आने लगा है। तो सबसे पहले तो आपको यही है कि आप आई हॉस्पिटल जाइए, आई डॉक्टर से मिलिए, चेकआउट कराइए, सारे जो भी प्रोसेस हैं कंप्लीट करिए, उसमें कोई भी ढिलाई अपनी तरफ से मत बरतिए आप, ठीक है। और इवन इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि भाई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपने बच्चे की रिपोर्ट को सेंड कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं। शाम 5 से रात्रि 10 बजे तक आप हमें कॉल पर बात कर सकते हैं। कॉल पर बात करना, इंक्वायरी करना डिजीज़ के बारे में बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं लगती है। और आप हमें डिस्कस करिए और एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ करिए और इसमें भी रिस्पॉन्स मिलता है और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बच्चे को रिस्पॉन्स आएगा। आप थोड़ा सा इसको यूज़ करके देखिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू।